हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग? ठीक है, आज बेटा अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली बेटा रेजोनेंस पढ़ने के बाद जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जैसे अपन रेजोनेंस चलाने के बाद जो डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स बनती थी उसे अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। और एक्चुअली में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेटा अपने को दो टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। एक में अपन को स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालनी होती है और दूसरे में बेटा अपन को कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करनी होती है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन अपन को स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन अपन को कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के भी करने हैं। तो एक्चुअली बेटा अपने पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसानी से अपन को समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप अपन को समझना है। कुछ पैटर्न में आपको लिखवाऊंगा जो डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से आप क्वेश्चन कर लोगे उस पैटर्न के बेसिस पर। ठीक है, नाउ तो स्टार्ट करते हैं बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इसके लिए अपन को बेसिक रेजोनेंस आना चाहिए जो कि अपन पहले से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, नाउ अब देखो बेटा सबसे पहले अपने पास मान ये क्वेश्चन दे रखा है, ये ऐसे एक स्ट्रक्चर दे रखी है। अब इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस चलाने के बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन को ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब इसमें कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, तो दैट्स व्हाई वही अपन को कैलकुलेशन करनी है। और फिर मैं आपको एक पैटर्न भी सिखा दूंगा जिसके बेसिस पे आप डायरेक्टली क्वेश्चन में बिना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए फाइनली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन बनाना सीखते हैं बेटा। कैसे? देखो इस तरीके से अपने पास ये कंपाउंड है मान। अब देख बेटा ये कंपाउंड है, तो ये रेजोनेंस चलने के बाद ये पॉजिटिव यहां आएगा तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो मैं ड्रॉ कर देता हूं, देख ऐसा कुछ। यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, यहां पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब देख दोबारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलाऊंगा। ये रेजोनेंस चलाने के बाद एक कंडीशन ऐसी बनेगी बेटा, यहां से यूं मूवमेंट करा के यहां भी तो प्लस आ सकता है। ठीक है, ये डबल आ गया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बेटा ये बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक स्ट्रक्चर ये बन सकती है कि डबल यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ आ गया, इसके पास में आ जाए पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे भी तो बन सकती थी कि यहाँ पर ये ऐसे चल के ये यहाँ पर इस तरीके से, कहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, इस पोजीशन पे पॉजिटिव नहीं है, इस पर पॉजिटिव आ गया, यहाँ डबल आ गया, यहाँ डबल आ गया। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी बेटा ये भी थी कि इस तरीके से भी तो बन सकती है स्ट्रक्चर कि देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो गया कि ये पॉजिटिव, अब यहाँ पर सभी पोजीशन पे पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि रेजोनेंस से घूमेगा, तो साइक्लिक रेजोनेंस से तो प्लस, इस पोजीशन पे पॉजिटिव नहीं है तो इस पोजीशन पे पॉजिटिव आ जाएगा बेटा, और डबल। तो एक्चुअल में इस स्ट्रक्चर की टोटल 5 तरीके से स्ट्रक्चर बन रही हैं। दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा अपन ये देख सकते हैं कि ये जो प्लस था ना, ये साइक्लिक रेजोनेंस है। यहाँ पर बेटा क्या है, साइक्लिक रेजोनेंस। तो साइक्लिक रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है बेटा कि जो प्लस है ना वो हर एटम पर, रिंग के हर एटम पर प्लस आता जाएगा। तो अपन को देखना है कि रिंग में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, उसके बेसिस पे अपन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बता देंगे। तो एक्चुअल में देख ये प्लस रेजोनेंस चलाने के बाद यहाँ आएगा, ये प्लस इधर आएगा, तो इन 5 कार्बन पर प्लस आ सकता है। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का आंसर बेटा आ गया अपना कितना, 5। तो इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली अपन ये चेक कर लेंगे कि रिंग में नंबर ऑफ एटम कितने हैं। बस शर्त ये है कि रेजोनेंस पूरी रिंग में होना जरूरी है। ठीक है, नाउ अब इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद एक और एग्जाम्पल से अपन समझते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन। ये मान ये कुछ इस तरीके से दे रखा है। अब देख यहाँ पर पैटर्न कैसे सोचना है, ये 2 पॉजिटिव है, ये जनरली इस पोजीशन पे है। एक पॉसिबिलिटी मानते हुए अपन को सॉल्व करना होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की क्वेश्चन को। मान के ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि ये पॉजिटिव यहाँ आ जाए, ये पॉजिटिव यहाँ आ जाए, ये पॉजिटिव यहाँ आ जाए। तो इसी बेसिस पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। देखो यहाँ पर इस तरीके से मान ऐसे बन सकता है, ऐसे भी तो बन सकता था कि ये दोनों पॉजिटिव यहाँ होते और डबल बॉन्ड यहाँ होता। क्या ये स्ट्रक्चर भी बन सकती है? देखना जरा, ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव होता दोनों और ऐसे स्ट्रक्चर भी तो ड्रॉ कर सकते थे।
यहाँ पॉजिटिव हो और यहाँ डबल हो। तो एक्चुअल में ये 4 तरीके की पॉसिबल हो सकती हैं इस कंपाउंड के लिए। स्ट्रक्चर बोले तो इसकी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी, 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का आंसर कितना आ गया बेटा, 4 आ गया, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आए बेसिकली, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने आप में कोई इसका फॉर्मेट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। बेसिकली अपन को बेसिक रेजोनेंस चलाते हुए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितनी पॉसिबल हो सकती हैं उनकी कैलकुलेशन करनी है बस, ठीक। नाउ देखो और देखते हैं बेटा एग्जांपल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर पैटर्न लिखेंगे। अब देख इधर देखो ध्यान से। अब देखिए ऐसा हो सकता है क्या कि ये पॉजिटिव जो है ये यहाँ आ जाए या फिर यहाँ आ जाए। देखिए एक स्ट्रक्चर में देख इधर रेजोनेंस चलाते हैं एक बार। रेजोनेंस इधर चलाएंगे ना तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। ऐसे कुछ देख, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया बेटा और यहां पॉजिटिव आ गया। मान ये पाई बॉन्ड्स में उधर शिफ्ट कर देता, जब मैं पाई बॉन्ड्स उधर शिफ्ट करता तो ऐसा कुछ दिखता। यहां पर ऐसे डबल बॉन्ड और प्लस ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास ये 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। तो इसकी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होगी, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का आंसर यहाँ पर कितना आ गया बेटा, 3 आ गया, ठीक है। तो एक्चुअल में अपन को रेजोनेंस चला के देखना है और फिर देखना है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कितनी पॉसिबल बन सकती हैं, और वो सारी आइडेंटिकल भी हो सकती हैं। आइडेंटिकल को भी इससे अलग अलग काउंट करना है, ठीक है। नाउ देखिए तीनों की तीनों आइडेंटिकली तो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन इनको काउंट कर रहे हैं अपन बेसिकली। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। नाउ अब देखो बेटा अपन को एक पैटर्न ये समझ में आता है, ये थोड़ा सा बहुत पैटर्न अपन ध्यान रखेंगे। देखिए पैटर्न, अगर अपने पास ऐसी कुछ कंडीशन दिखती है कि रिंग है और रिंग में साइक्लिक रेजोनेंस अपन को दिख रहा है, जैसे ये 5 मेंबर रिंग का एक साथ लिख लें। मान यह नेगेटिव है, मान इस तरीके से यहां पर पॉजिटिव है, मान ये फ्री रेडिकल है, ठीक है। मान ये लॉन पेयर का केस है ऐसे, ठीक है। मान फ्री रेडिकल है ऐसे 3 मेंबर रिंग में साइक्लिक रेजोनेंस, ठीक, या इस तरीके से दे रखा है। अगर इस टाइप के पैटर्न बेटा दिखते हैं ना, ये लॉन पेयर हो गया, मान इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये पॉजिटिव। अगर बेटा ये पैटर्न अगर अपन को दिखते हैं, और भी हो सकते हैं, ये पैटर्न बेटा अगर अपन को दिख रहे हैं, ठीक है। इन सभी पैटर्न में देख कॉमन क्या है, इन सभी पैटर्न में कॉमन ये है कि साइक्लिक रेजोनेंस। ध्यान से देख, ये जो पॉजिटिव है ये पूरे रिंग में रेजोनेंस करेगा, तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव यहाँ 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 सभी कार्बन पे आ सकता है। तो एक्चुअल में रिंग के सभी एटम पर अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉसिबिलिटी उतनी ही होगी जितनी नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिंग। एक्चुअल में रिंग के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना, उसी बेसिस पे जजमेंट होगा कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन रही है। देख ध्यान से, अगर मैं फ्री रेडिकल का केस देखूं ना बेटा, तो ये फ्री रेडिकल साइक्लिक रेजोनेंस में, साइक्लिक रेजोनेंस मतलब पूरी रिंग के अंदर रेजोनेंस है, और जब फ्री रेडिकल साइक्लिक रेजोनेंस में है तो एक्चुअली पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि जो डॉट है ना फ्री रेडिकल, वो पूरी रिंग के सभी एटम पे आ सकता है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे ना जिसमें पूरी रिंग में साइक्लिक रेजोनेंस होगा, तो फिर केटायन हो, एनायन हो, लॉन पेयर हो या फ्री रेडिकल हो, सभी केस में बेटा नंबर ऑफ आरएस उतनी ही आती हैं जितनी की नंबर ऑफ एटम इन आ रिंग, ठीक है। चलो तो देखो कैलकुलेशन में
इन सभी के केस में अगर मुझे RS लिखनी है तो डायरेक्टली लिख सकता हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का आंसर बेटा कितना 7, ठीक है। इसके RS का आंसर बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी 5, इसका RS का आंसर बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हो गई 5 हो गई इसकी भी, ठीक है। इसमें बेटा RS 3, इसमें बेटा RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5, इसमें बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS कितना बेटा 5, इसमें बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना 5। तो बेसिकली अपन देख इस पैटर्न वाले इस टाइप में बेटा अपन जो है फिक्स हो गए कि अगर मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बिल्कुल नहीं देखनी है और मुझे देखना है कि अगर पूरी रिंग में रेजोनेंस है ना साइक्लिक, तो नंबर ऑफ एटम इन अ रिंग कितने हैं, जितने रिंग होंगे ना उन पर पॉसिबिलिटी लगा देंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन कर लेंगे। सिंपल है, आसान है, ठीक है। नाउ लेकिन ध्यान रखना बेटा ये पैटर्न तभी काम करता है जब पूरी रिंग में साइक्लिक रेजोनेंस होता है, ठीक है। नाउ अब इसके बाद बेटा एक और पैटर्न अपन सीखते हैं। देख मान कभी इस तरीके से आ गया, जैसे अपन जनरली अपन को देखना है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे तो अभी आएंगे। जैसे मानो इस तरीके से मान ये है अपने पास पैटर्न, ध्यान से देखना एकदम शानदार है बिल्कुल। ये नेफ्थलीन हो गई बेटा और ये एंथ्रासिन, देखिए ऐसे कुछ, ठीक। बेंजीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासिन, अगर मैं सब में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखूं ना तो देख इस पैटर्न में जब ऐसे बेंजीन रिंग ऐसे फ्यूज होती हैं और कंटिन्यूसली ऐसे लीनियर चेंज बनाती हैं ना, तो उस केस में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक, कोई वैलिड नहीं है वो, बस इसी टाइप के एग्जांपल में लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देख यहां पर वर्टिकल लाइन देख ध्यान से, वर्टिकल लाइन इस तरीके से बनाना, 2 आ रही है तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ध्यान रखना बेटा कितनी होती है 2। यहां पर देख वर्टिकल लाइन 3 आ रही है तो बेटा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ध्यान रखना कितनी है 3। यहां पर वर्टिकल लाइन देख, वर्टिकल लाइन 4 आ रही है बेटा, देखिए ऐसे ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन 4 आ रही है तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा कितनी होगी 4। तो एक्चुअल में बेटा ये पैटर्न है फ्यूज रिंग का, ये पैटर्न नंबर 2, ठीक है, पैटर्न नंबर 2 है ये। फ्यूज रिंग अगर होगी बेंजीन तो जितनी वर्टिकल लाइन होगी उसके बेसिस पर अपन को चेक करना है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देख 2 टाइप के केस आ गए, रिंग, रिंग पर प्लस, लॉन पेयर, फिर रेडिकल, कार्बोनियन, अगर ये सब होते हैं तो अगर साइक्लिक रेजोनेंस से तो जितने नंबर ऑफ एटम रिंग में होंगे उतने ही अपन को नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देनी है। सिंपल, आसान, एकदम बढ़िया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। दूसरा पैटर्न देख, दूसरा पैटर्न ये है कि एक्चुअल में अगर फ्यूज रिंग दे रखे हैं, फ्यूज रिंग इन द सेंस बेंजीन 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 लीनियरली कनेक्टेड है, तो लीनियरली कनेक्टेड है तो फिर अपन को वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और वर्टिकल लाइन के बेसिस पर ही अपन जज कर लेंगे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एकदम बिल्कुल आसान और बहुत ही इजी मेथड है, देखो बेटा, ठीक है, आराम से क्वेश्चन आएंगे, बहुत ऐसे डिफिकल्टी क्रिएट होती है, इसे बना के देखेंगे, लेकिन अपन को बना के बिल्कुल भी नहीं देखनी है, ठीक है। नाउ अगर इसके अलावा क्वेश्चन आता है वो कैसे करते हैं देखो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान इस तरीके से आ गया, जैसे बेंजीन है, बेंजीन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे दिया बेटा, फिनॉल दे दिया, ठीक है, कोई ग्रुप लग गए, तो इस केस में अगर इसकी मुझे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैलकुलेट करनी है तो फिर बेंजीन वाला फॉर्मेट नहीं लगेगा कि 2 वर्टिकल लाइन, फिर आपको बना के ही देखनी है। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, देखो पूरी कंप्लीट। देखिए लॉन पेयर है बेटा, ये लॉन पेयर प्लस एम शो करते टाइम अपन ने पढ़ा था कि लॉन पेयर ऐसे रेजोनेंस में जाएगा, लॉन पेयर सिंगल डबल, इसके बाद स्ट्रक्चर ये बनेगी, देख इसको इधर घुमा ले आगे, यहाँ घुमाएगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव आएगा ना भाई, और ऑक्सीजन और ऐसे और यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ डबल और डबल आ जाएगा, वापस नेगेटिव को घुमाएगा, ये नेगेटिव इधर आएगा,
जब नेगेटिव इधर आएगा तो इस तरीके से डबल नेगेटिव, डबल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और प्लस, ठीक है। अब इसके बाद बेटा देख आगे, ये नेगेटिव ऐसे तो ये नेगेटिव ऐसे, इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा कि बेटा यहाँ पर नेगेटिव आएगा और ये डबल आ जाएगा, डबल आ जाएगा, डबल बॉन्ड OH प्लस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर अगर इसको मूव कराएगा ना बेटा, यहाँ पर ऐसे और ये ऐसे, तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी। देख ये बॉन्ड OH ऐसे आ गया, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। तो एक्चुअल में देख फिनॉल, ठीक है, फिनॉल की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आ रही है, ये एक्चुअल में फिनॉल हो गया। फिनॉल पर जैसे अपन को कोई एक नई स्ट्रक्चर दी, जैसे फिनॉल हो गया, कोई भी स्ट्रक्चर देता है तो बेसिकली अपन को रेजोनेंस चलाना है, रेजोनेंस के पैटर्न अपन को पता है, उस बेसिस पे बेटा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाएंगे, ड्रॉ करते जाएंगे और अपन को जितनी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है वो सारी बनानी है। और ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है, इसमें अपन को बना के देखना। जनरली जब भी कोई ग्रुप होगा ना जिसपे एक ऊपर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप है या तो प्लस या लॉन पेयर या नेगेटिव, तो जनरली उसका 5 आंसर आने वाला है, ठीक है। नाउ तो देख नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ RS बेटा कितनी आ गई 5, ठीक बेटा एकदम, ठीक है। तो देख अपन ने 3 पैटर्न याद करा दिया आपको, ठीक है। एक ध्यान रख कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे, नहीं तो अपन को बना के भी आना, रेजोनेंस चला के अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा बहुत लंबी कैलकुलेशन हो गई, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ना बेटा तो वो टाइमिंग सेट उसी टाइमिंग में सोल्व होने वाला है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर कर लो, ठीक है। और अगर पैटर्न से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, और आराम से बहुत सारे क्वेश्चन पैटर्न पे से ही आते हैं, क्लियर बात है ना, तो डायरेक्टली सॉल्व कर देना है, सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मैंने आपको सिखा दिया। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है ना कि बेंजीन पे फिनॉल, बेंजीन पे OH, ये फिनॉल वाला या NH2 एनिलीन, ठीक है, उन सभी में बेंजीन पर कोई भी ग्रुप है ना तो बेसिकली लॉन पे डोनेट करके या पॉजिटिव डोनेट करके या नेगेटिव, उन सब केस में या -m इफेक्ट से बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले, सब केसेस में जनरली कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी बेटा 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, ठीक है। तो पैटर्न मैंने आपको सिखाया, एक में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5, एक में बेंजीन वाले केस में वर्टिकल 9, तीसरा पहला केस ये था बेटा कि साइक्लिक रेजोनेंस में एरोमेट को साइक्लिक रेजोनेंस अगर होगा ना तो उसमें नंबर ऑफ एटम जितने रिंग में होते हैं ना वही डिसाइड कर देते हैं कि एक्चुअल में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बनने वाली है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े हम। अब एक्चुअल में अपने पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो अपन ने कुछ क्वेश्चनों को ऐसे फॉर्मेट बना लिया, कुछ पैटर्न बना लिए और उससे अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनी है बेटा, ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनी है इनमें क्या ये इक्वली स्टेबल है या इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत डिफर करती है? तो एक्चुअल में ये इक्वली स्टेबल तो नहीं है, लगभग इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत डिफर करेगी। तो एक्चुअल में मोर स्टेबल लेस स्टेबल कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए बेटा अपने पास रूल्स आएंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए। अब इसमें यह है कि रूल्स को उसी ऑर्डर में फॉलो करना है, नहीं तो क्वेश्चन सीधे गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ध्यान रखना चाहिए अपन को उसमें, ठीक है। नाउ तो स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये रहा अपना दूसरा टॉपिक। तो बेटा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है ना, इसके लिए मतलब कुछ बेसिक रूल्स हैं और उसी ऑर्डर में फॉलो होंगे, आसान है। उस क्वेश्चन में अपन को स्टार्टिंग रूल नंबर 1 से करनी है और फॉलो करते 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 लास्ट रूल नंबर 7 तक जाना है। अपन को उसी से जजमेंट हो जाएगा कि कौन सी स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है, मोर स्टेबल है या लेस स्टेबल है, ठीक है। नाउ तो स्टार्ट करते हैं। देखो बिल्कुल रूल नंबर 1 से बेटा, एकदम बढ़िया। देखो रूल नंबर 1 एकदम आसान। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा हैं तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ RS, स्टेबिलिटी ऑफ RS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स,
ठीक है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी ऑफ आरएस उतनी ही ज्यादा होगी। इसको रख लो बॉक्स में और लगा दो इस पे 2-3 स्टार। पहला रूल आ चुका है अपने पास। रूल ये कहता है, बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं बहुत आसान तरीके से। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जितने ज्यादा होंगे उससे स्टेबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी एक्चुअल में। देख ध्यान से देख कि एक्चुअल में जब कोई बॉन्ड होता है, बॉन्ड को अगर मैं एनर्जी दूंगा तो एनर्जी देकर वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन जब बॉन्ड बन रहा होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो एक्चुअल में जितने ज्यादा बॉन्ड होते हैं तो एक्चुअल में उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होके स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर बॉन्ड कम है मतलब बॉन्ड टूटे हुए हैं तो एनर्जी दी होगी तो उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, और एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। अगर ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बने हुए होंगे तो बॉन्ड बनते टाइम एनर्जी रिलीज हुई होगी, और जब एनर्जी बेटा रिलीज हुई होगी तो फिर एनर्जी कम हुई होगी, और कम हुई होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ गई होगी। सिंपल एकदम। ठीक है नाउ, तो इसलिए एक रूल बना लिया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर ज्यादा पाई बॉन्ड दिखेंगे, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से तो मतलब होता है यार रेजोनेंस में, पाई सिग्मा बॉन्ड थोड़ी ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, तो एक्चुअली पाई डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ही तो है, दैट्स व्हाई पाई बॉन्ड के लिए बोला गया है ना। सिग्मा बॉन्ड भी अगर किसी में कम होते हैं तो एनर्जी सिग्मा बॉन्ड ज्यादा, तो बेसिकली एनर्जी जो होगी वो कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन रेजोनेंस में अपन को किससे चेक करना, ओनली फॉर पाई बॉन्ड। ठीक है नाउ, अब के इसके एग्जाम्पल है क्या बेटा, एग्जाम्पल की तो बहुत सारे हैं ना, गिनती नहीं है। देखो ध्यान से मैं समझा देता हूं पहले इस बात को आपको। जैसे मान इस तरीके से लिखा हुआ है, ये अपना कोई एक एग्जाम्पल है जो अपन इस पे फिट बिठाते हैं। देखो ध्यान से, मान ये दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। देख बेटा इसमें रेजोनेंस अपन चलाते थे, इसको इधर भेज दे एक बार और इसको इधर भेज दे, ये स्ट्रक्चर बना ले। यहां आ गया प्लस, यहां आ गया ऑक्सीजन पे माइनस। ठीक, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये दोनों आपस में क्या है बेटा, RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, देख अब ध्यान से देख, रूल नंबर 1 ही पढ़ रहे हैं अभी तो। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में कितने हैं, 2। इसमें कितने है पाई बॉन्ड, ओनली 1। पाई बॉन्ड कम हो गए, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे एक्चुअल में उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो मैं इन दोनों का कंपैरिजन करा सकता हूं, इसको A बोल दे, इसको B बोल दे बेटा, और स्टेबिलिटी देख लेते हैं। तो स्टेबिलिटी A की ज्यादा हो गई किससे, B से। तो एक्चुअल में पहला रूल बहुत आसानी से समझ में आ गया बच्चों, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लेने, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होने वाली है। ठीक है, उसका रीजन, एक्चुअल में रीजन क्या है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है नाउ, अब बेटा रूल नंबर 2, एक्चुअल में रूल नंबर 2 क्या है, देखो ध्यान से। रूल नंबर 2 ये है बेटा कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, न्यूट्रल RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज हाईली स्टेबल देन चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बॉक्स डब्बे में रखो। ये स्टेबिलिटी के लिए अपन को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी ना बेटा, वो ज्यादा स्टेबल होने वाली है किससे, जो कि चार्ज्ड है। ठीक है, एक्चुअल में किसी स्ट्रक्चर में अपन को चार्ज दिख रहा है कि किसी एटम पे पॉजिटिव किसी पर नेगेटिव, टोटल चार्ज से मतलब नहीं है, किसी इंडिविजुअल भी चार्ज है ना, चाहे से टोटल 0 है, लेकिन एक है न्यूट्रल मतलब हर एटम पर ही चार्ज नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल में न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। ठीक, देखो कैसे, मान इस तरीके से दे रखा है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपस में अभी अपन ने बनाया भी था बेटा रेजोनेंस फिनॉल का। ठीक है, ये देख मान इस तरीके से स्ट्रक्चर्स हैं, एक स्ट्रक्चर तो ये रही, दूसरी स्ट्रक्चर बेटा इसकी ये रही,
यहाँ पर ऐसे देखो ये बेटा दो स्ट्रक्चर है अपने पास ए और बी। देखो इनको कंपेयर कराते हैं अपन। अब देख बेटा इन दोनों ही स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करो आप। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 है, ठीक है। अब रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं हो रहा ना, अब रूल नंबर 2 से सोचो। रूल नंबर 2 ये कहता है कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ज्यादा स्टेबल बेटा किससे, चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो एक्चुअल में न्यूट्रल वाली ज्यादा स्टेबल है चार्ज से। तो ये अपना सिंपली स्टेबिलिटी का ट्रेंड हो गया। आसान है इन रूल्स को अप्लाई करना, ठीक है, एकदम बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। सिंपली अपन को दिख जाएगी कि ये स्ट्रक्चर न्यूट्रल है और ये चार्ज है। लेकिन पहले रूल नंबर 1 लगेगा, फिर रूल नंबर 2, यही ऑर्डर में अपन को फॉलो करना है, तभी क्वेश्चन सही जाएगा आपका, ठीक है ना। अब बेटा इसके बाद रूल नंबर 3 देखो। रूल नंबर 3 क्या कहता है बेटा, रूल नंबर 3 ये है स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का ऑक्टेट कंप्लीट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, कंप्लीट ऑक्टेट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स का अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो फिर वो स्टेबिलिटी, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल मानी जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। अगर मान इस तरीके से है, अगर मान इस तरीके से है कि दो स्ट्रक्चर है जिसमें 2 एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन दूसरी स्ट्रक्चर में 3 एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो बेसिकली जिसमें ज्यादा एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो उसको ज्यादा स्टेबल मानना है। ऑक्टेट बोले तो 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो गए ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रक्चर में अगर किसी एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है बोले तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये छोटा सा रूल होता है ऑक्टेट रूल, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, मैं बताता हूँ। जैसे मान इस तरीके से यहाँ पर अपन ने बनाया इस तरीके से BH2 बॉन्ड माइनस CH बॉन्ड Cl, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। इसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चला दी, देख बेटा इसको उधर शिफ्ट कर दिया मान, तो ये दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनी कुछ BH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl और यहाँ माइनस, ठीक। अब दोनों स्ट्रक्चर में कंपेयर कराते हैं, दोनों स्ट्रक्चर में कंपेयर कराते हैं। ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में फर्क क्या है बेटा, इसमें देख टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम 1 न्यूट्रल और चार्ज से कंपेयर करा सकता हूँ क्या, न्यूट्रल और चार्ज से कंपैरिजन होगा ही नहीं, ठीक है, दोनों ही चार्ज हैं। तीसरे रूल पर आएंगे, नंबर ऑफ ऑक्टेट, नंबर ऑफ एटम वो काउंट करने जिनका ज्यादा से ज्यादा ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो स्ट्रक्चर देखनी है। एक्चुअल में ऑक्टेट चेक करेंगे, देखो देखो ऑक्टेट कैसे चेक करना है, देख मैं बताता हूँ। इस स्ट्रक्चर को देख, बोरॉन है, हाइड्रोजन, 2 तो हाइड्रोजन के साथ और इधर ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो एक्चुअल में 3 बॉन्ड बन रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। तो एक्चुअल में टोटल इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और बेटा 8 से कम रह गए, तो ऑक्टेट क्या हो गया इसका, ऑक्टेट बेटा हो गया इसका इनकम्प्लीट, ठीक है। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, Cl का ऑक्टेट कंप्लीट है ऑलरेडी, उसके पास तो 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है भाई, ऑक्टेट तो फुल है उसका, ठीक है, एक्सटेंड ही हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पर बोरॉन के पास देख यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, इलेक्ट्रॉन आने से नेगेटिव आया है, 4 ये रहे 4 ये रहे, यहाँ पर इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो सब जगह ऑक्टेट कंप्लीट। तो एक्चुअल में इधर तीनों एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, उधर 2 ही एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, बोरॉन का इनकम्प्लीट है। तो रूल नंबर 3 ये कहता है जिस स्ट्रक्चर में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो ना, तो उसको ज्यादा स्टेबिलिटी देनी है। तो अपना आंसर बेटा ये आ गया, स्टेबिलिटी में A की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, B से, ठीक है। यहां तक रूल समझ में आ गए,
3 रूल हो गए। पहला रूल मैं आपको रिवाइज करा दूं। पहला रूल क्या था बेटा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। एक्चुअल में उसी ऑर्डर में फॉलो करना है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बेटा जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी ऑफ आरएस उतनी ज्यादा होगी। द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के अलावा फिर अपन को देखना है न्यूट्रल और चार्ज। न्यूट्रल स्ट्रक्चर बेटा ज्यादा स्टेबल होती है किससे, चार्ज से। तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको दोनों पॉइंट नहीं मिले ना, फर्स्ट एंड सेकंड, तो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आप चेक करो ऑक्टेट। नंबर ऑफ एटम वो देखो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी। सिंपल। तीनों पॉइंट्स अपन ने अप्लाई कर दिए। रूल नंबर 3 तक अपन आ गए। अब रूल नंबर 4, ठीक है। देखो स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक बेटा। बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अब अपन रूल नंबर 4 की बात करते हैं। रूल नंबर 4 जो है वो देखो क्या होता है बेटा। नाउ देखो एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस ईएन एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी तो तब होगी जब अपन नेगेटिव चार्ज को कहां रखते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, और पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी तब मानी जाएगी जब वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर हो। एक्चुअल में ऑक्सीजन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अपन चाहेंगे कि भाई उन पर कैसा रहना चाहिए, नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए। अब उनके कंपैरिजन में कार्बन है, कार्बन पे पॉजिटिव रहेगा तो चलेगा क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है। इस पॉइंट को अपन को तब लगाना है जब पिछले 3 पॉइंट जो कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वाला और न्यूट्रल और चार्ज और बेसिकली ऑक्टेट रूल वाले फॉलो ना हो, तो फिर अपन रूल नंबर 4 पर आएंगे, ठीक है। अब देखो इसको मैं अप्लाई करता हूं बेटा। मान के स्ट्रक्चर देख, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन पे माइनस, ये डबल। अब इसको देख मैं रेजोनेंस चलाएंगे ऐसे बेटा, ऐसे करके ऐसे, तो बेटा एक और स्ट्रक्चर बनेगी देख। डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो एक्चुअल में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखिए, ए और बी। अब ध्यान से देख, इसमें मैं स्टार्टिंग से रूल अप्लाई करते हुए आता हूँ। स्टार्टिंग के रूल क्या थे बेटा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करने होते थे, पाई बॉन्ड तो सेम है। फिर उसके बाद चेक करना होता था न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज, दोनों ही चार्ज स्ट्रक्चर हैं। तीसरा होता था ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, यहाँ पर सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद अब चेक करना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो एक्चुअल में देखो नेगेटिव चार्ज दे रखा है, दोनों स्पीशीज नेगेटिव हैं, तो एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज यहाँ ऑक्सीजन पे है, वहां नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है। तो रूल नंबर 4 से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल कराना होता है उसी पर। तो बेसिकली ए जो है वो हाईली स्टेबल होगी बेटा किससे, बी से। तो एक्चुअल में ए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, बी से। रीजन समझ में आ गया, क्योंकि किसके बेसिस पे देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। तो अपन को पता होता है ऑक्सीजन जो है भाई वो कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज रखेंगे ताकि हो जाए ज्यादा स्टेबल, ठीक। रूल नंबर 4 तक अपन ने सॉल्व कर लिए। अब अपन बात करेंगे बेटा रूल नंबर 5 की, और फिर जैसे सारे रूल हो जाएंगे तो मिक्सअप के क्वेश्चन अपन करते हैं, ठीक है। नाउ देखो रूल नंबर 5, इसमें क्या होता है बेटा, देखो रूल नंबर 5 में एक्चुअल में चार्ज सेपरेशन के लिए लेके चार्ज सेपरेशन पर अप्लाई होता है। जैसे मुझे कभी स्टेबिलिटी देखनी है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, तो ध्यान रखना, देखो इसको कैसे देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन, और नीचे भी चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन। अब देखिए जो चार्ज सेपरेशन है ना ऊपर, ये है लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का चार्ज सेपरेशन जितना ज्यादा होगा ना, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। लाइक चार्जेस,
और बेटा ये वाला जो है ना चार्ज सेपरेशन, ये है अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस, अपोजिट चार्जेस। अब देख इसमें क्या है कि बेसिकली अगर मैं बात करूं कि एक्चुअल में अपने पास स्टेबिलिटी ऑफ आरएस देखनी है तो चार्ज सेपरेशन देखना पड़ेगा। अगर लाइक चार्जेस है ना, सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस में चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा ना तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे अप्लाई करना है। चार्ज सेपरेशन अगर मुझे देखना अनलाइक चार्जेस में, तो अनलाइक चार्ज में चार्ज सेपरेशन जितना कम होगा ना स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मान अपोजिट चार्जेस हैं तो बेटा अपोजिट चार्जेस के बीच में तो अट्रैक्शन होगा, तो अपन चाहेंगे जितना ज्यादा अट्रैक्शन हो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, एनर्जी उतनी कम हो जाए, ओवरऑल स्टेबिलिटी ज्यादा हो। मान अपोजिट चार्जेस सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस हैं, तो एक्चुअली में अपन चाहेंगे कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, कम हो, ताकि एनर्जी जो हो वो कम हो, स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो आप रिपल्शन कम कराने के लिए अपन उनको दूर दूर रखेंगे। ठीक है, सिंपल। नाउ तो इस कॉन्सेप्ट को अपन को यूज करना है रूल नंबर 5 में। ठीक है, देखो एग्जांपल देखते हैं बेटा इसके। मान इस तरीके से दो स्ट्रक्चर है अपने पास, ये रही, यहां आ गया बेटा ऐसे नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, एक स्ट्रक्चर ये रही, और बेटा दूसरी स्ट्रक्चर मानिए यहां है नेगेटिव, यहाँ है पॉजिटिव। ठीक है, अब बेटा इनको मुझे कंपेयर कराना है, स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी। अब इनको कंपेयर कराने के लिए वही रूल्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस चलाने के बाद बनी है एक्चुअल में। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर कराने के लिए मुझे वही देखना है कि ए और बी में रूल्स अप्लाई करना है। रूल नंबर 1 अप्लाई होगा नहीं, देख 1 लगा लो, 2 लगा लो, 3 4 तक लगा लो, अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन पे ही, पॉजिटिव ऑक्सीजन पे ही। ठीक है, रूल नंबर 5 अप्लाई होगा। देख ये दोनों एक जैसे हैं, ये अपोजिट चार्जेस है ना, तो अनलाइक चार्जेस। ठीक है, ये बेटा अनलाइक चार्जेस। अब अनलाइक चार्जेस के बीच में अपन चाहते हैं कि सेपरेशन क्या हो, कम हो। सेपरेशन कम होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, तो यहां पर सेपरेशन कम है, सेपरेशन कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी कम है, और एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो रूल नंबर 5 से सॉल्व हो गया कि स्टेबिलिटी का अगर मुझे ट्रेंड लिखना है ना बेटा, तो स्टेबिलिटी ए की ज्यादा ही मिलेगी मुझे, किससे, बी से। सिंपल एकदम। ठीक है, तो रूल नंबर 5 तक अपन को समझ में आ गया, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत। रूल नंबर 1 एग्जांपल देते हुए मैंने आपको समझा दिया है। अब अपन मिक्सअप के क्वेश्चन करेंगे तो और बेटर एक्सप्लेनेशन से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और बेसिकली ध्यान रखना बेटा कि रूल को ऑर्डर में ही फॉलो करना है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको इन पर मिक्सअप वाले, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, पहले आप लेकिन रूल सीखते जाओ, मैं रूल बताने के लिए एक एक एग्जाम्पल आपको बस रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन तो मिक्सअप के आएंगे, एक साथ सारे रूल लगेंगे ना, और एक साथ 3-4 ऑप्शन दे रखे होंगे, सब में कंपैरिजन कराना है अपन को। अभी देख लेंगे अपन उसको बढ़िया तरीके से। ठीक है, नाउ तो अभी लाइक अनलाइक चार्जेस, अगर मान लाइक चार्जेस वाला आता तो लाइक चार्जेस में भी अपन वही लगा देते। ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस क्या होनी चाहिए थी, वो दूर रखते, क्योंकि सेपरेशन ज्यादा रखते ताकि रिपल्शन क्या होता, थोड़ा सा कम होता। ठीक है, नाउ देख लाइक चार्जेस वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान इस तरीके से बेटा स्ट्रक्चर, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, रेजोनेंस चला दे। रेजोनेंस चलाने के बाद एक स्ट्रक्चर ये बन गई बेटा, मान इसकी, यहां पॉजिटिव और यहां डबल बॉन्ड। बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखना बेटा ए और बी बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये बेटा सेम चार्जेस हैं,
है ना, लाइक चार्जेस दिख गए, सेम चार्जेस। अब लाइक चार्जेस में मेरे को क्या रखना होता है, सेपरेशन ज्यादा या कम, सेपरेशन ज्यादा रखना होता है, ठीक है। सेपरेशन ज्यादा रखेंगे तो रिपल्शन क्या होगा, कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो लाइक चार्जेस में बेटा यहाँ पर क्या है, रिपल्शन थोड़ा कम, रिपल्शन कम तो बेटा स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, तो ए की स्टेबिलिटी ज्यादा है बेसिकली किससे, बी से। ये स्टेबिलिटी का ट्रेंड हो गया, कोई दिक्कत। तो एक्चुअल में यहां तक अपन को आ गया समझ में कि रूल नंबर 6 कैसे अप्लाई करते हैं, रूल नंबर 5 तक, ठीक है। अब रूल नंबर 6 देखते हैं अपन इसके बाद, ठीक है। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 ये है बेटा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, अगर आपको कभी कार्बोकेटायन दे रखा है तो स्टेबिलिटी में आप इसको अप्लाई कर देना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बेटा ज़्यादा होती है, फिर होता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और फिर आता है बेटा अपने पास 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और सबसे कम स्टेबल CH3 कार्बोकेटायन। कभी आपको एनाइन की स्टेबिलिटी लगानी है ना, तो आप रूल नंबर 6 में एनाइन की स्टेबिलिटी से चेक कर लेना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, इसमें CH3 माइनस ज़्यादा स्टेबल होता है बेटा, और फिर आता है 1 डिग्री कार्बन आयन, और फिर आता है 2 डिग्री कार्बन आयन, और सबसे लीस्ट स्टेबल 3 डिग्री कार्बन आयन, ठीक है। तो एक्चुअल में रूल नंबर 6 ये तब अप्लाई करना है जब पिछले 5 रूल नहीं फॉलो हों, ठीक है। नाउ अब देखो इस पे एग्जांपल देखते हैं कि ऐसा एग्जांपल जिसमें पहले रूल्स नहीं फॉलो हो रहे, फिर ये रूल नंबर 6 पे अपन को आ जाना है। देखिए मानिए क्वेश्चन दे रखा है, रेजोनेंस चलाने के बाद बेटा, रेजोनेंस चलाने के बाद दूसरी स्ट्रक्चर बनाई, देखो ये पॉजिटिव है क्या। अब दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है। अब बेटा दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर कराने के लिए सारे रूल्स अपने पास थे, सारे रूल्स लगा लेंगे, सॉल्व होगा नहीं, सिर्फ रूल नंबर 6 से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो डिग्री देख लो एक बार, डिग्री देख इसकी, कार्बोकेटायन कौन सा डिग्री है बेटा, 1 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन पे प्लस है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, तो बेसिकली कितना डिग्री, 1 डिग्री। जिस कार्बन पे प्लस है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो यहाँ पर डिग्री कितनी बेटा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो एक्चुअल में 2 डिग्री कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी बी की ज्यादा होगी किससे, ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत। तो एक्चुअल में रूल नंबर 6 तक, ठीक है। पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखेंगे, फिर उसके बाद अपन चेक करेंगे बेटा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बाद अपन को चेक करना है न्यूट्रल और चार्ज में, फिर अपन चेक करेंगे बेटा थर्ड पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्टेट कंप्लीट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, फिर नंबर 4 पर बेटा अपन आ जाएंगे, तो उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल। नंबर 5 में अपन को चार्ज सेपरेशन देखना है अनलाइक और लाइक चार्जेस में। नंबर 6 में अपन को डिग्री देखनी है, ठीक है। नाउ अब लास्ट रूल और फिर अपने आएंगे क्वेश्चंस। लास्ट रूल है फ्राइज रूल उसको बोलते हैं, ठीक है। नंबर 7 पर रूल नंबर 7, देखो फ्राइज रूल क्या होता है बेटा, फ्राइज रूल ये कहता है स्टेबिलिटी ऑफ आरएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बेंजोइड रिंग्स। जितनी ज्यादा बेंजोइड रिंग होगी ना बेटा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब बेंजोइड रिंग कैसे चेक करते हैं अभी बता देता हूं। तो एक्चुअल में रूल नंबर 7 क्या है, नंबर ऑफ बेंजोइड रिंग जितनी ज्यादा ना स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा। तो एक्चुअल में ये जो रूल नंबर 7 है ना ये हर टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नहीं लगता, ये केवल बेंजीन फ्यूज बेंजीन जो है ना बेंजीन ऐसे लीनियरली या कैसे कनेक्ट होती है ना अपने आप, उस बेसिस पर अपन लगाते हैं फ्राइज रूल का कॉन्सेप्ट, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो फ्राइज रूल पे ये कैसे लगेगा, रूल नंबर 7 फ्राइज रूल। ये रहे देखो इसका एग्जांपल बेटा, मान ये दो स्ट्रक्चर्स, नैफ्थलीन की बात करते हैं, एक दूसरी स्ट्रक्चर ये है। ये बेटा स्ट्रक्चर ए, ये बेटा स्ट्रक्चर बी, ठीक है। अब देख ध्यान से, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नैफ्थलीन की, इधर ये वाली रिंग बेंजोइड है, ठीक है। इधर बेटा देख ये वाला पोर्शन देखेगा ना, ये डबल बॉन्ड जो है जॉइनिंग, जो रिंग ऐसे फ्यूज हो रही है ना, उन पर अगर जॉइनिंग वाले पर अगर पाई बॉन्ड आ रहा है ना, तो दोनों रिंग में काउंट कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए इधर भी काउंट हो रहा है, तो यहां पर नंबर ऑफ बेंजोइड रिंग देखेगा ना बेटा, इधर वो बेटा 2 हैं, और इधर बेंजोइड रिंग कितनी है, 1 है। तो बेसिकली नैफ्थलीन के केस में ये दोनों स्ट्रक्चर नैफ्थलीन की है, बी की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई ए से अकॉर्डिंग टू फ्राइज रूल, ठीक है। तो अपन को रूल नंबर 7 इस पर एंड हो गया है अपना स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो बेटा एक्चुअल में कितने रूल्स हो गए, टोटल 7 रूल, पाई बॉन्ड से लेकर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करना, फिर ऑक्टेट और ये सब कुछ चेक करते हुए बेसिकली अपन को एंड कर देना है किस पर, फ्राइज रूल पर, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें सारे रूल एक साथ अपन को अप्लाई करने हैं। तो पहले आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। ठीक है, नाउ अब अपन इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे एकदम, ठीक है। तो रूल सारा एक बार आप रिवाइज करो इसको, फिर मैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस इसकी कराता हूं आपको, ठीक है। तो पहले एक बार अच्छे से रिवाइज करना, फिर ताकि अपन को अप्लाई करते टाइम दिक्कत ना आए बिल्कुल भी, ठीक है बेटा। चलो